आज हम शक्ति के रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान में शक्ति का बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है और शक्ति को हम 3 रूपों में जान सकते हैं। एक तो राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारात्मक शक्ति। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति का अर्थ क्या है? राजनीतिक शक्ति का अर्थ ये है कि समाज के मूल्यवान संसाधन जैसे कि पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार, दंड, इन सभी का समाज के विभिन्न समूहों में प्रवर्तन। राजनीतिक शक्ति का अभिप्राय यह है कि समाज के जो मूल्यवान संसाधन हैं जैसे कि पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार, दंड, इन सभी का समाज के विभिन्न समूह में आवंटन। सामान्यतः राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंग करते हैं, जैसे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन्हें हम शक्ति के औपचारिक अंग कह सकते हैं। यानी शक्ति के औपचारिक अंग कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये शक्ति के औपचारिक अंग हैं। और इनके अलावा जैसे कि दबाव समूह है, राजनीतिक दल है, प्रभावशाली व्यक्ति और सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने वाली जो क्षमता रखते हैं, इन सबको हम कहेंगे अनौपचारिक अंग। तो इस प्रकार राजनीतिक शक्ति में शक्ति के हमने जो है 2 अंग देखे, एक तो औपचारिक अंग और एक अनौपचारिक अंग। औपचारिक अंग में तो सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका आ जाएंगे। और जो अनौपचारिक अंग है उसके अंदर दबाव समूह है, राजनीतिक दल है, प्रभावशाली व्यक्ति, सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने वाली जो क्षमता रखते हैं, इन सबको हम अनौपचारिक अंग में रख सकते हैं। तो यह है राजनीतिक शक्ति। अब आता है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति का अर्थ है कि उत्पादन के साधनों एवं धन संपदा पर स्वामित्व। आर्थिक शक्ति का मतलब क्या है? कि जो उत्पादन के साधन हैं एवं धन संपदा, इस पर किसी का एक का स्वामित्व होता है। आर्थिक शक्ति अनेक तरह से राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है। अब हमें ये देखना है कि आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं वे राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं। लेकिन आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के जो आपस में संबंध हैं वो किस तरह के हैं, इसे लेकर उदारवाद और मार्क्सवाद, इन दोनों ने जो अपने विचार दिए, उन दोनों के विचारों में अंतर है। उदारवाद ये कहता है कि राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले समाज में अनेक तत्व होते हैं जिनमें कि आपस में अंतर्निर्भरता रहती है और अकेला आर्थिक तत्व ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं करता। तो मतलब जो अपने उदारवाद है उसका ये कहना है कि केवल आर्थिक तत्व ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं करता। दूसरी ओर मार्क्सवाद है, उसका ये कहना है कि सब तरह की शक्ति आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी होती है। सब तरह की जितनी भी शक्तियां हैं उन सभी शक्तियों का आधार जो है वो आर्थिक होता है। ये किसका कहना है? मार्क्सवाद का। तो इसके साथ ही एवं आर्थिक शक्ति ही समाज में राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करती है। यानी जिसके पास आर्थिक शक्ति है वो राजनीतिक रूप से भी सबल हो सकता है। जबकि पूर्व सोवियत संघ जैसे साम्यवादी राज्य में निजी संपत्ति उत्पादन के निजी स्वामित्व पर रोक के बावजूद भी राजनीतिक रूप से ताकतवर एक नया वर्ग अस्तित्व में बना रहा, जिससे स्पष्ट है कि मार्क्सवाद की जो धारणा है वो सत्य नहीं है। तो आर्थिक शक्ति का जो अर्थ हम लेंगे वो इसी बात से लेंगे कि उत्पादन के साधनों एवं धन संपदा का स्वामित्व, जिसके अधिकार में उत्पादन और धन के जो साधन हैं जिस पर उनका स्वामित्व होता है वही आर्थिक रूप से सबल होते हैं। और जो आर्थिक रूप से सबल होते हैं वो राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं। और इसके संबंध में आपको मार्क्सवाद और उदारवाद के विचार बताए, दोनों के विचारों में भिन्नता भी बताई। अब आता है विचारात्मक शक्ति। विचारात्मक शक्ति का अभिप्राय ये है
विचारात्मक शक्ति का अर्थ है कि विचारधारा का विकास। विचारधारा का अर्थ है कि विचारों का समूह जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है। तो विचारधारा का अर्थ क्या है? विचारों का समूह। विचारधारा का मतलब विचारों का समूह जिसके आधार पर हम अपना दृष्टिकोण का विकास करते हैं। यह लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करती है। यानी जो विचारधारा है वो व्यक्ति के सोचने और समझने के ढंग को प्रभावित करती है। यह विचारधारा किसी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि से उचित ठहराती है, इसलिए उसे वैधता प्रदान करती है। तो विचारधारा का महत्व क्या हुआ? यही हुआ कि जो विचारधारा है वो किसी भी शासन की व्यवस्था के लोगों को की दृष्टि से उचित ठहराती है और उसे वैधता प्रदान करती है। यानी विचारधारा जो है वो शासन को वैधता प्रदान करती है। और भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रचलित हैं और उन्हें उचित ठहराने के लिए उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, एकात्मक, मानववाद इत्यादि विचारधाराओं का जो है सहारा लिया जाता है। तो भिन्न भिन्न देशों के अंदर देखो आप अलग अलग तरह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं और इन्हीं व्यवस्थाओं के जो कारण अनेक प्रकार की विचारधाराओं को उद्योग जैसे उदारवाद है, साम्यवाद है, समाजवाद है। तो ये सारी विचारधाराएं हैं। लेकिन कोई विचार किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति में जन्म लेता है और बाद में जब परिस्थिति बदल जाती है तो तर्क की दृष्टि से यह विचार पुराना पड़ जाता है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उस को बनाए रखने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उसके साथ ही उनके स्वार्थ भी जुड़े रहते हैं और यह वर्ग उसे बनाए रखने के लिए हिंसा का भी प्रयोग करता है। जैसे मार्क्सवाद, साम्यवाद के नाम पर पूर्व सोवियत संघ, कंबोडिया आदि देशों में हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। माओवादी चीन में सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर लाखों लोगों का सफाया कर दिया गया। तो ये विचारधारा ही है। और भारत में माओवादी, नक्सलवादी इसी विचारधारा से प्रेरित होकर हिंसक कार्यवाही करते हैं। ये विचारधारा के कारण ही जो है नक्सलवादी जो है हिंसक कार्यवाहियाँ करते हैं। कई बार लोकतांत्रिक देशों में भी कुछ लोग अपनी विचारधारा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हिंसा की कार्यवाही में संलग्न हो जाते हैं। जैसे कि भारत के केरल राज्य में मार्क्सवादी कार्यकर्ता अपने वैचारिक विरोधियों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही में संलग्न रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विचारधारा जो है ना, विचारधारा किसे कहते हैं? विचारधारा वही है जिसके आधार पर हम अपने दृष्टिकोण का विकास करते हैं और इसी से विचारों के कारण ही हम शासन को वैधता प्रदान करते हैं। और विचारधारा के कारण ही जो है वो अनेक प्रकार के जो विचार उत्पन्न हुए, जैसे उदारवाद है, साम्यवाद है, समाजवाद है। तो इन सब ने अपने अपने विचार दिए। ये है विचारात्मक शक्ति। अब आता है तो हमने अभी देखिए शक्ति के जो रूप देखे उसमें 3 तरह की शक्ति देखी, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारात्मक शक्ति। अब आपको पुस्तक में जहाँ जहाँ पर मैंने मुख्य अंश उनको रेखांकित किया है, जब भी आपको प्रश्न करना हो तो इन रेखांकित जो वाक्य हैं उन्हीं को आपको जो है अपने उत्तर में शामिल करना है। अब देखिए शक्ति की संरचना। शक्ति की परंपरागत संकल्पना ऐसी क्षमता के रूप में की जाती है जिससे कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। तो शक्ति की संरचना किस तरह से होती है? शक्ति की संरचना या शक्ति की संकल्पना इस तरह से होती है कि ऐसी क्षमता के रूप में की जाती है जिसमें कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। शक्ति के आधार पर एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है और ऐसे में या समाज में ऐसे समूह की पहचान कर सकते हैं जो कि नियमित रूप से किन्हीं अन्य पर शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस बारे में जो है मुख्यतः 4 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। तो शक्ति का जो संरचना वो किस आधार पर होती है? वो इसी आधार पर होती है कि एक पक्ष जो है वो दूसरे पक्ष पर
शक्ति के आधार पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। तो शक्ति की संरचना के लिए जो है वो 4 सिद्धांत जो हैं वो महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहला सिद्धांत है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत वह है जो कि मार्क्सवाद की देन है। अब आपको इसको ध्यान में रखना है कि वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत जो है वो किसकी देन है। तो वर्ग प्रभुत्व का जो सिद्धांत है वो मार्क्सवाद की देन है, जिसकी मुख्य मान्यता है कि आर्थिक आधार पर समाज 2 विरोधी वर्ग में बटा होता है। मार्क्सवाद का ये विचार है कि आर्थिक आधार पर समाज 2 वर्गों में बट जाता है। आर्थिक रूप से ताकतवर वर्ग जो है वो बुजुर्ग वर्ग है। जो आर्थिक रूप से मजबूत है वो कौन से वर्ग में आएंगे? बुजुर्ग वर्ग में। तथा आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, जो दुर्बल हैं, वो आएंगे सर्वहारा वर्ग में। तो इन दोनों विरोधी वर्गों के बीच समाज में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अतः इनका मानना है कि अब तक का जो इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। यानी मार्क्सवाद का ये कहना है कि वर्ग प्रभुत्व के आधार पर समाज में जो है 2 वर्ग बन गए, एक तो बुजुर्ग वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। बुजुर्ग वर्ग में वो आते हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत है, और सर्वहारा वर्ग में वो आएंगे जो कि आर्थिक रूप से दुर्बल है। तो इनका ये कहना है कि समाज के अंदर इन दोनों वर्गों के बीच में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। मार्क्सवाद के अनुसार ही प्रत्येक वर्गीय समाज मूलतः शक्ति संरचना होता है, जिसमें कि जो है प्रभु वर्ग राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, समाज, नैतिकता एवं संस्कृति के हर स्तर पर ऐसा वर्चस्व जो है कायम करता है, जिससे कि पराधीन वर्ग अपने स्वाभाविक नियति के रूप में आत्मसात कर लेता है। यानी इनका कहना यही है, मार्क्सवाद का यही कहना है कि जो आर्थिक रूप से जो मजबूत बुजुर्ग वर्ग है वो ही क्या है, दूसरा जो वर्ग है सर्वहारा वर्ग, उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। और इसी के कारण क्या होता है, समाज में जो है वो निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अब आता है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार भी समाज शक्ति के आधार पर 2 वर्ग, विशिष्ट वर्ग जो शक्तिशाली है तथा सामान्य वर्ग जिसके ऊपर शक्ति प्रयुक्त होती है, में बटा होता है। इस प्रकार ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या है? विशिष्ट वर्ग का मतलब यह है कि जो विशिष्ट वर्ग है वो शक्तिशाली है, तथा जो सामान्य वर्ग है वो उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित रखता है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार यह वर्ग विभाजन केवल आर्थिक आधार पर नहीं होकर इसके अनेक आधार जैसे कि कुशलता, आनुवंशिकता, संगठन क्षमता, बुद्धिमत्ता, प्रबंधन क्षमता, नेतृत्व क्षमता आदि होते हैं। और इन योग्यताओं के आधार पर प्रत्येक देश और प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में समाज का छोटा वर्ग उभर कर आता है। तो इनका कहना मतलब है कि जो विशिष्ट वर्ग में जो व्यक्ति आते हैं उनमें किस तरह के गुण होते हैं? कुशलता का होता है, संगठन क्षमता का होता है, बुद्धिमत्ता का होता है, प्रबंध क्षमता होती है। ऐसे बहुत से गुण होते हैं जिसके कारण से वो विशिष्ट वर्ग में होते हैं। और जो दूसरा वर्ग है सामान्य वर्ग, वो उस पर अपना जो है प्रभाव जमा कर रखते हैं। और प्रत्येक देश और प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में समाज का छोटा वर्ग जो उभर कर आता है, जो कि शक्तिशाली होता है और सामान्य जन पर अपना जो शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे कि देश के राजनेता जो है, प्रशासक, उद्योगपति, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर आदि मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं जो हमेशा शक्तिशाली बने रहते हैं। अब समाज में एक वर्ग ऐसे लोगों का बनता है जो कि राजनेता हैं, प्रशासक है, उद्योगपति है, वकील हैं, डॉक्टर हैं। तो इन सब से मिलकर भी एक वर्ग का निर्माण होता है। और ये वर्ग क्या है, हमेशा शक्तिशाली बना रहता है, भले ही औपचारिक रूप से किसी भी दल की सरकार हो। इटली के विल्फ्रेड पेरेंटो और गितानो मोसका, जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल्स, इन्होंने जो है अपने अलग अलग पुस्तकों की रचना की। जैसे रॉबर्ट मिशेल्स जो है उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक की रचना की।
तो इसी तरह ये है कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, जो कि अपने गुणों के आधार पर विशिष्टता को धारण करता है। अब आता है नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत का ये मानना है कि समाज में शक्ति के विभाजन का आधार लैंगिक है। तो नारीवादी जो सिद्धांत है वो इस बात को कहता है कि समाज में जो शक्ति का विभाजन है उसका आधार लैंगिक है। समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास है। सारी शक्ति किसको दी गई? पुरुषों को, जो महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी पुरुष को जो है शक्तिशाली बनाया और वो अपनी शक्ति के आधार पर महिलाओं पर जो है अपना प्रभाव जमाए रखते हैं। अतः इस आधार पर यूरोप में नारी मुक्ति के आंदोलन भी प्रारंभ हुए, जो पुरुषों के पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का अंत करना चाहते हैं। तो अभी आपसे मतलब ये बात उठती हुई, नारीवादी जो है आंदोलन क्यों हुए थे? नारीवादी आंदोलन इसलिए हुए थे कि पुरुषों के जो पितृसत्तात्मक का जो प्रभुत्व था उसको अंत करने के लिए जो है वो नारीवादी आंदोलन हुए थे। अब आता है बहुलवादी सिद्धांत। शक्ति विभाजन का चौथा जो सिद्धांत है बहुलवादी सिद्धांत, और ये जो सिद्धांत है वो अन्य तीनों सिद्धांतों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्गवाद और नारीवाद ये दावा करते हैं कि शक्ति का प्रयोग समाज को दो वर्ग, शक्तिशाली और शक्तिहीन में बांटता है। परंतु बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में ना होकर अनेक समूहों में बटी होती है। देखिए, अभी तक हमने जितने भी सिद्धांत पढ़े, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत, तो इन सिद्धांतों के अंदर समाज में दो वर्ग बताए गए, एक शक्तिशाली वर्ग, दूसरा कमजोर वर्ग। लेकिन बहुलवादी सिद्धांत ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने ये कहा कि समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में ना होकर अनेक समूहों में बटी होती है। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन समूह के बीच सतत सौदेबाजी चलती रहती है और शक्ति के आधार पर समाज में जो है शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि जब शक्ति कईयों में बटी होगी तो वहाँ शोषण के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ये भारतीय अवधारणा है जो शोषण अथवा वर्ग संघर्ष पर आधारित नहीं होकर उत्तरदायित्व पर आधारित है। यानी बहुलवादियों का जो विचार है वो शोषण और वर्ग संघर्ष पर आधारित नहीं है, बल्कि किस पर आधारित है? उत्तरदायित्व पर आधारित है, जिसकी मान्यता है कि शक्तिशाली होने का अर्थ है सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। तो बहुलवादी जो सिद्धांत है वो अन्य तीनों सिद्धांतों से भिन्न है, क्योंकि इसका मानना यह है कि जो शक्ति है उसका जो प्रयोग है वो सार्वजनिक हित में किया जाना चाहिए। शक्ति का प्रयोग किस में किया जाना चाहिए? सार्वजनिक हित में। इसमें शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाकर और समृद्ध समाज की स्थापना पर जोर दिया गया। इन्होंने कहा जो शक्तिहीन है, जो कमजोर है, उसको शक्ति संपन्न बनाया जाए और समृद्ध समाज की स्थापना पर इन्होंने जोर दिया।